हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपका पंचायती राज पढ़ने जा रहे हैं, यानी लोकल गवर्नमेंट जिसे बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आज हमारे एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ से पूछे जाने की संभावना है, उसे क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है वो भी बताएंगे आपको, लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका पंचायती राज है, यानी जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, वह आपके कौन से आपके संविधान के भाग में पढ़ना है और कौन से आर्टिकल्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कहें, आपके लोकल गवर्नमेंट की बात करें, तो जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, यानी जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, वह आपके संविधान के भाग 9 में हमें पढ़ना है। और किस आर्टिकल से, मतलब किस आर्टिकल में पढ़ना है, तो हमें आर्टिकल आपको 243 ए से लेकर 243 ओ तक पढ़ना है। यानी सबसे पहले तो बात आपको ये याद रखना होगा कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, यानी स्थानीय स्वशासन है, जिसे हम लोग पंचायती राज भी बोलेंगे, तो उसमें हम लोग ने बताया कि आपको किस भाग में पढ़ना है। तो आपको संविधान के 9 यानी 9 भाग में पढ़ना है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ आएगा, तो हमारा आर्टिकल 243 ए से लेके आपका आर्टिकल 243 ओ तक हमें पढ़ना है। तो अब सारी चीजें, ये सारे आर्टिकल्स लगभग 16 आर्टिकल हो जाएंगे। तो 16 आर्टिकल्स को याद करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे आर्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले तो जान लेते हैं, आपने एक बहुत फेमस वेब सीरीज देखा होगा जो पंचायत हमारा आया था। उसमें एक गांव के प्रधान होते हैं और एक हमारे सचिव जी होते हैं। तो उनके रोल को कैसे हमारा स्थानीय स्वशासन के बारे में दिखाया गया, वो सारी चीजें तो आपने देखा होगा। तो वही आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है उसे पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कभी भी यहाँ से डाउट न बना रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो के बारे में जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, यानी स्थानीय स्वशासन की बात करें, तो होता क्या है कि जब स्थानीय स्तर पर, मतलब जब स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, स्थानीय स्तर पर वहां का विकास करने के लिए अपने में से किसी एक को लीडर चुन लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गांव का प्रधान कहते हैं। और वो जो गांव का प्रधान होता है, उसे स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीजें पता रहता है कि कहाँ हमें स्कूल बनवाने हैं, कहाँ हमें हॉस्पिटल बनवाना है, कहाँ रोड हमें बनवाना है। तो वो सारी चीजें स्थानीय स्तर पर वो क्या करता है, जानता है, लोकल लेवल पर। तो इसलिए वह क्या हो जाता है, थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि आपके गांवों के विकास के लिए वह जो आपका पंचायती राज होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट को जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखिए, अब जितनी भी बातें हम बताएंगे, अब आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। जो भी इंपॉर्टेंट अब बात लिखवाएंगे, आपको भी नोट्स में बनाना है। और जो हमारे एम लक्ष्मीकांत बुक में दिया गया है, बहुत लॉन्ग फॉर्म में दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हमारा एग्जाम आ रहा है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए लोकल गवर्नमेंट, कि आपके लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यानी इसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है, यानी लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें हमारे किताब में लिखी गई है या आपको पता है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं और इसके परिभाषा को लिख लेते हैं कि आखिर आपके स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। तो शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होता है कि आपके निचले स्तर पर क्या होता है, लोगों की भागीदारी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। यानी हमने आपसे क्या कहा कि शासन की ऐसी व्यवस्था, अभी हम आपको क्या करें, जो डेफिनेशन है उसे हम लिख ले रहे हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझाएंगे। ठीक है, यानी शासन की ऐसी व्यवस्था, शासन की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था, शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर, जिसमें निचले स्तर पर, निचले स्तर
पर लोगों की भागीदारी होती है, पर लोगों की भागीदारी होती है, स्थानीय स्वशासन कहलाता है। यानी हमने आपसे क्या कहा कि शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर क्या होता है, आपके लोगों की भागीदारी होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, भागीदारी होता है, उससे स्थानीय स्वशासन कहते हैं, उससे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि जो आपको हमने स्थानीय स्तर, जो हमने क्या बताया, आपके निचले स्तर को बताया, इस निचले स्तर का मतलब क्या होता है, कहाँ तक हम लोग क्या कर सकते हैं, शासन को पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, आपको डायग्राम से चीजों को समझाते हैं कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे शासन की कुछ जो हम व्यवस्था की अगर बात करें, तो आपके यहाँ पे शासन की व्यवस्था कैसी है, आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शासन की व्यवस्था कैसी है कि सबसे टॉप लेवल पर हम लोग क्या देखते हैं कि आपके सबसे टॉप लेवल पर हमारे यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी केंद्र सरकार है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। फिर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमारी कौन सी सरकार आती है, तो मैम हमारे कौन सी सरकार आ जाता है, आपका स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बाद हमारा जो सबसे बोल सकते हैं कि आपके निचले स्तर पे जो शासन की व्यवस्था आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो आपके सबसे निचले स्तर पे मैम हमारा कौन सा गवर्नमेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये क्या हो गया, हमारा लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो आखिर हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमने ऐसे करके हमने क्या किया, शासन की कुछ व्यवस्था को किया है। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि हमारे टॉप लेवल पर क्या आ जाते हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है, उससे नीचे हमने स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मतलब शासन की जिम्मेदारी दे दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हमारी लोकल गवर्नमेंट आती है। तो लोकल गवर्नमेंट का आखिर उद्देश्य क्या होता है, तो अगर आपसे इसका कोई उद्देश्य पूछेगा तो इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य आपके ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना, डेमोक्रेसी की स्थापना करना तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा पावर है वह क्या है, किसी एक के पास ना होकर उसको हमने क्या कर दिया, कई सारे हिस्सों में बांट दिया। जैसे सेंटर के पास कुछ पावर है, स्टेट के पावर कुछ पावर हमने दे दिया। फिर हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट में भी क्या कर दिया, कुछ पावर हमने क्या दे दिया, गाँवों को दे दिया, ताकि गाँवों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो हमने क्या कहा कि आपके ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना इसका क्या है उद्देश्य, तथा इसका क्या उद्देश्य, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना तथा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, विकेंद्रीकरण करना, यानी सत्ता का क्या करना, विकेंद्रीकरण करना। ये भी इसका क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो आपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में तो जान लिया कि मैम हमारे लोकल गवर्नमेंट का आखिर उद्देश्य क्या, हमने इसको क्यों बनाया है। तो हमने कहा कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए, ग्रास का मतलब क्या होता है, घास होता है, और रूट का मतलब क्या होता है, जड़। यानी हमें क्या करना है कि जो हमारे गांव में बहुत निचले स्तर के लोग हैं उनको भी क्या करना है, हमें अपने सत्ता की साझेदारी में, मतलब सत्ता का जो शासन है उसमें उनको क्या करना है, मतलब उनको भी शामिल करना है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना इसका उद्देश्य हो गया। और दूसरा उद्देश्य क्या होता है इसका, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये इसका हमारे लोकल गवर्नमेंट का क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। तो आपको हमने बता दिया कि हमारा लोकल गवर्नमेंट क्या होता है,
यानी लोकल गवर्नमेंट क्या है, तो शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर, यहाँ पे बात आपको ध्यान में रखना है कि मैम ने आपको क्या बताया है कि निचले स्तर पर क्या होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय स्व शासन कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे शासन की जो व्यवस्था है कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा, केंद्र सरकार को देखा, उसके नीचे हमने स्टेट गवर्नमेंट को देखा, उसके नीचे हमने लोकल गवर्नमेंट को देखा यानी स्थानीय स्व शासन को देखा। तो हमने आपको बताया कि आपके स्थानीय स्व शासन का उद्देश्य क्या होता है, तो हमने कहा कि उसका उद्देश्य होता है आपका ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना। फिर सेकंड उसका हमने उद्देश्य क्या बताया, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी जो पावर है किसी एक के पास ना होकर हमने क्या कर दिया, बहुत से लोगों में बांट दिया, उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो अब हमने क्या कर लिया, लोकल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बातें जान लिया। अब हम लोग आते हैं कि जब आपका संविधान सभा बन रहा था तो उस समय हमारे पंचायत के बारे में हमारे जो बहुत प्रसिद्ध नेता थे जैसे महात्मा गांधी थे, भीमराव अंबेडकर थे, तो उनका क्या विचार था हमारे इस पंचायत को लेके। तो यहाँ पर आ जाइए, जब हमारा संविधान सभा बन रहा था, यानी देखिए जब हमारा क्या हो रहा था, संविधान सभा बन रहा था, आपका संविधान, जब आपका क्या बन रहा था, संविधान सभा बन रहा था, तो जब हमारा संविधान यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस समय हमें दो विचारधारा देखने को मिलता है, जिसमें एक विचारधारा आपको कौन सी देखने को मिलता है, एक आपको गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलता है और जो हमारा दूसरा था वह क्या था, आपका अंबेडकरवादी विचारधारा। तो हमने क्या कहा कि जब आपका संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे पंचायत को लेकर हमारे जो बहुत फेमस जो हमारे लीडर्स थे उनका क्या राय था, तो वैसे हमारे राय को लेकर आपके संविधान सभा में दो विचारधाराएं देखने को मिल जाती है, जिसमें से एक विचारधारा हमारी कौन सी आ जाती है, एक आपका आ जाता है गांधीवादी विचारधारा, एक आपका आ जाता है क्या, गांधीवादी विचारधारा, और जो दूसरी विचारधारा आती है वह कौन सी आ जाती है, हमारी अंबेडकरवादी विचारधारा। अब ये दोनों विचारधारा कैसी कैसी थी, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, उनके बारे में हम लोग क्या करते थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए दूसरी विशेषता कौन थी, दूसरी विचारधारा कौन थी, तो अंबेडकरवादी विचारधारा, ठीक है, ये कौन सी हमारी हो जाती है, अंबेडकरवादी विचारधारा। तो ये आपको दो विचारधाराओं के बारे में हमने तो आपको मतलब बता दिया। अब इनकी क्या क्या सोच थी हमारे पंचायत को लेकर वो बातें हम लोग जानते हैं। तो जो हमारे गांधी जी थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था यानी संविधान बन रहा था, तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि पंचायतों को हमें क्या कर देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर देना चाहिए, यानी इसे क्या कर देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर देना चाहिए। आपको पता होगा कि हमारे पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारा संविधान था वह डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में उसे रखा गया था, ताकि क्या हो सके कि कोई राज्य उसे लागू भी कर सकता था, कोई राज्य उसे नहीं भी लागू कर सकता था, तो यह राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि आपके जो गांधीवादी विचारधारा थी वह क्या कहते थे, जो हमारे गांधी जी थे वह कहते थे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि जो हमारा असली भारत है वह गांवों में बसता है, और जब तक आप गांव के लोगों को कुछ शक्तियां नहीं देते, कुछ पावर नहीं देते, कुछ वास्तविक शक्तियां नहीं देते, जब तक हमारे गाँव का विकास नहीं होगा तब तक आपके शहर का विकास नहीं होगा। तो इसलिए उनका कहना था कि आप लोग क्या कीजिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कीजिए और कुछ जो पावर है वह गाँव के लोगों को भी दीजिए, ताकि वह स्थानीय स्तर पर वह क्या कर सके, वहां का विकास कर सके। लेकिन जो हमारे अंबेडकर जी थे, यानी जो अंबेडकरवादी विचारधारा थी, उनका क्या कहना था, इनका कहना था कि अभी हमारे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हमारे भारत के लोगों को क्या है, राजनीतिक अधिकार मतलब उन्हें पता नहीं है, जिससे होगा क्या कि जितना भी पैसा आएगा हमारे राज्य से, मतलब हमारे विधानमंडल से जितना भी पैसा हमारे मुखिया या प्रधान के पास आएगा, तो जो सारा पैसा होगा वह क्या करेगा, जो हमारा प्रधान होगा वह सारा पैसा खा जाएगा। तो इसलिए हम अभी क्या करते हैं कि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त करते हैं, और जब तक भारत के लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार के बारे में पता नहीं चल जाता है तब तक अभी से हम क्या करते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रखते हैं। तो ये दो विचारधाराएं क्या हो जाती है, टकरा जाती है। तो फिर क्या किया जाता है उसे बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि गांधीवादी विचारधारा क्या कहती थी। तो इनका कहना था कि हमारे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पंचायतों को
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, प्राप्त होना चाहिए। फिर जो हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा थे, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा थी उनका क्या कहना था, उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो इनका कहना था कि हमें अभी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे भारत के लोगों को क्या है, राजनीतिक अधिकारों के बारे में उन्हें पता नहीं है। ठीक है, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उनके बारे में क्या है, हमारे भारत के लोगों को अभी पता नहीं है। तो इनका क्या कहना था कि संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होना चाहिए, नहीं प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होना चाहिए। तो ये दो विचारधारा आपको समझ में आ गया जब हमारा संविधान सभा बन रहा था। तो अब हम लोग देखते हैं कि जब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया जाता है या नहीं किया जाता है, अब उसे हम लोग देखते हैं। तो आपको बता दें कि जब हमारा संविधान सभा बन रहा था तो उस समय पर क्या किया गया था, आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा को ही माना जाता है और क्या जाता है कि जो हमारा बोल सकते हैं कि पंचायत है, उसे हमारे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, डीपीएसपी के हमारे आर्टिकल कितने में रख दिया जाता है, हमारे आर्टिकल 40 में रख दिया जाता है, यानी 40 में रख दिया जाता है। तो उस समय पर क्या कर दिया गया, हमारे राज्य पर छोड़ दिया गया कि राज्य जो है, कुछ राज्य इसे लागू भी कर सकती है और कुछ राज्य इसे नहीं भी लागू कर सकती। क्यों? क्योंकि जो आपका डीपीएसपी होता है वह क्या होता है, राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य के पास अगर ऐसी अनुकूल परिस्थितियां हैं तो वह हमारे डीपीएसपी में लिखे गए प्रावधानों को लागू करेगी, और अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो वह उसे बाद में लागू कर सकती है। तो उस समय जो हमारा पंचायत था उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पंचायतों का विकास कैसे हुआ है, उससे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिख लीजिए पंचायतों का विकास। अब पंचायतों का विकास कैसे हुआ है, उसके लिए हमारे बहुत से क्या बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं और उनके रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए पंचायतों का विकास, पंचायतों का विकास, पंचायतों का विकास। अब हमारे पंचायतों का विकास कैसे होता है उसे देख लेते हैं। जो बातें आपके बुक में लिखा गया है उसे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पंचायत है उनका कैसे विकास होता है। तो आपको बता दें कि जो हमारे देश के पीएम थे यानी नेहरू जी थे, वो बहुत कोशिश करते थे कि हमारा जो पंचायत है वह क्या कर सके, मतलब पंचायत बन सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले आपका 1952 में हमारे नेहरू जी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम को क्या किया, स्टार्ट किया। अब ये जो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या था, तो हमारे गाँवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। तो 1952 में क्या बनता है, हमारे नेहरू जी के समय पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1952 में, 1952 में आपके 1952 में जो हमारे नेहरू जी थे, जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, तो आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया था। यानी यहाँ पे लिख लीजिए सामुदायिक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया। ठीक है, चालू किया। तो हमने क्या कहा कि जब हम लोग पंचायतों के विकास के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला जो कदम उठाया गया वह हमारे नेहरू जी द्वारा 1952 में उठाया गया। क्या उठाया गया, तो जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चालू किया। अब इस हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, अगर आपसे इसका कोई उद्देश्य पूछ दे तो इसका जो उद्देश्य था वह क्या था, आपके गाँव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इसका उद्देश्य क्या था, तो आपके गाँवों
गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना, एवं आर्थिक विकास करना। अगर इसका आपसे कोई उद्देश्य पूछ दे अगर, तो क्या होगा कि गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। तो आपकी जो पहला बोल सकते हैं कि आयोग मतलब कि कार्यक्रम चालू किया गया था, वह आपके 1952 में नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चालू कर दिया गया। अब जो हमारे नेहरू जी ने इसे बना तो दिया, इसका उद्देश्य क्या था, तो गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। इसके उद्देश्य को आपको याद रखना है भाई, कि जो इसका उद्देश्य था वह क्या था, गाँव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। लेकिन इसका भी कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है। तो फिर हमारे यहाँ पे जो हमारे नेहरू जी थे, वह क्या करते हैं, 1953 में क्या करते हैं, आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए 1953 में फिर हमारे नेहरू जी ने क्या किया, 1953 में आपके राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो आपका 1953 में क्या होता है, जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने आपके राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया। ये जो आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा था, इसका भी अगर उद्देश्य पूछ दे आपसे कोई एग्जाम में, तो इसका भी उद्देश्य क्या था, गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। तो इसका भी उद्देश्य वही था, इसका भी लिख लीजिए, इसका भी उद्देश्य वही था। अब समझ में तो आ जाएगा ना, वही था, हमने लिख दिया क्या था, तो गांवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। तो आपने देखा कि जो हमारे 2 कार्यक्रम थे वह चालू किए जाते हैं, किस बात को लेकर, हमारे पंचायत के विकास को लेकर। तो लेकिन होता क्या है कि जो आपका 1952 में हमारे नेहरू जी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया, और हमारे 1953 में हमारे नेहरू जी द्वारा ही क्या चालू किया जाता है, आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन इन दोनों ही जो आयोग मतलब इनका जो रिजल्ट था वह असफल आता है, मतलब इनका जो कार्य था वह क्या होता है, असफल हो जाता है। तो जब इनका जो बोल सकते हैं कि कार्य था वह असफल हो जाता है, तो हमारे नेहरू जी क्या करते हैं, अब इनके कार्यों की समीक्षा के लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जाता है। तो उस बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, किस ईस्वी में किया गया था, उनके रिपोर्ट में क्या किया, उन्होंने अपनी बातें को बताया था, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, और वहां से आपके एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि यह दोनों क्या था, असफल रहा, यह दोनों असफल रहा, अतः इनके कार्यों की समीक्षा के लिए हमने क्या बनाया, आपके बलवंत राय मेहता समिति को बनाया गया। तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे लिखे इसे, इतना तो आपको दिखेगा ही नहीं, चलो इतना छोड़ देते, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इनके कार्यों की समीक्षा के लिए, कार्यों की समीक्षा के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, के लिए बलवंत राय मेहता, यहाँ पे थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया
कि हमारे पंचायतों को विकास के लिए, मतलब पंचायतों के विकास को लेकर हमारे 2 कदम उठाए जाते हैं। किसके द्वारा उठाए जाते हैं? तो जो हमारे देश के पीएम थे, जो हमारे नेहरू जी थे, उनके द्वारा उठाया जाता है। सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? तो गाँवों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। फिर हमने कहा कि आपके 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया जाता है। इसका भी उद्देश्य क्या था? तो आपके गाँव का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना। लेकिन होता क्या है कि यह दोनों क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। फिर जब यह असफल हो जाता है तो इसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए हमारे जो नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया? आपके 1957 में क्या किया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे बलवंत राय मेहता समिति थे, मतलब जो बना था उसका उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या-क्या चीजें बताया। तो यहाँ पे लिख लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिए गए रिपोर्ट। बलवंत राय मेहता समिति का रिपोर्ट। ठीक है। तो अब इनके हम लोग क्या करते हैं? रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या-क्या चीजें प्रस्तुत किया। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट की बात करते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात किया इन्होंने। यहाँ पे लिख लीजिए कि इन्होंने सबसे पहले क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात किया। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही इन्होंने। तो इतना हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने अपने पहले रिपोर्ट में, यानी जो इन्होंने रिपोर्ट दिया, इन्होंने अपने रिपोर्ट में जो सबसे पहली बात कहा, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें क्या करना है? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण करना है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इन्होंने बात कहा। और इन्होंने जो दूसरा बात कहा, वह क्या कहा? आपका जो पंचायत है, पंचायत कितना होना चाहिए? पंचायतों का जो स्तर होना चाहिए वह त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन। अब ये त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन में इन्होंने क्या-क्या बातें कहा था, उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पंचायत का स्तर होगा वह क्या होगा? उसका जो स्तर होगा वह 3 स्तर होगा। सबसे आपके ऊपर पे क्या आएगा? यानी ऊपर में क्या आएगा? जो पंचायतों का स्तर इन्होंने बताया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे 3 पंचायतों के स्तर को बनाया जाए। जो सबसे पहला ऊपर का जो हमारा स्तर आएगा वह क्या आएगा? आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या आएगा? तो जिला पंचायत आएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या आएगा? तो हमारा जिला पंचायत आएगा। जिला पंचायत आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने क्या कहा? जो सबसे ऊपर होगा वह क्या होगा? आपका जिला पंचायत होगा। और फिर इन्होंने आपके ब्लॉक लेवल की बात की कि हमारे ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, यानी यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? आपके ब्लॉक लेवल की इन्होंने बात की। तो ब्लॉक लेवल पे इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे पंचायत समिति होना चाहिए, यानी ब्लॉक लेवल पर इन्होंने क्या कहा कि पंचायत समिति होना चाहिए, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? पंचायत समिति होना चाहिए। और फिर जो हमारा लास्ट बच जाता है वह क्या हो जाता है कि आपके विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए? तो विलेज लेवल पर हमारे यहाँ पे पंचायत यानी ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो विलेज लेवल पर हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत। तो इन्होंने क्या कहा? त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की इन्होंने क्या किया? मतलब रिपोर्ट में अपनी बातें कहा कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर क्या होना चाहिए? तो आपका जिला पंचायत होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ब्लॉक लेवल पर यानी खंड स्तर पर क्या होना चाहिए? तो आपका पंचायत समिति होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि सबसे निचले स्तर पर यानी जो हमारा विलेज है, तो विलेज लेवल पर हम लोग क्या बना देते हैं? तो आपका
यानी ग्राम पंचायत बना देते हैं। तो आपको बता दें कि जो हमारे ब्लॉक होते हैं, कुछ गाँवों को हम लोग मिलाकर क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं। अब एक ब्लॉक में गाँवों की कितनी संख्या होगी वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वह हमारे राज्यपाल पर क्या करता है, मतलब डिपेंड करता है कि राज्यपाल हमारे एक ब्लॉक में कितने गाँवों को शामिल करते हैं। और यह जो संख्या होता है आपके अलग-अलग राज्यों में क्या होता है, अलग-अलग होता है। तो ये हमने क्या कहा, आपके त्रिस्तरीय पंचायतों की गठन की इन्होंने बात कहा। सबसे आपका जो ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका जिला पंचायत होगा, आपके ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होगा और आपके विलेज लेवल पर क्या होगा, ग्राम पंचायत होगा। तो इन्होंने दो बातें कहा। अब जो इनकी तीसरी बात होती है वह क्या होती है, इन्होंने कहा कि हम जो ग्राम पंचायत है मतलब जो हमारा पंचायत है इन्हें हम लोग वास्तविक शक्तियां दें। तो इन्होंने जो हमारा तीसरी बात कहा कि वास्तविक शक्तियां इनको दिया जाए, शक्तियां इनको दिया जाए। किनको दिया जाए, तो पंचायतों को, ठीक है। वास्तविक शक्तियां इनको दिया जाए। अब इनके रिपोर्ट को कहाँ भेजा 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 जाता है, तो सबसे पहले जब इनका रिपोर्ट आया तो अब इनके रिपोर्ट को हमारे यहाँ पे भेजा जाएगा एनडीसी के पास, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब इनके रिपोर्ट को कहाँ पर भेजा गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इनके रिपोर्ट को अब कहां पर भेज दिया गया, तो हमारे एनडीसी के पास भेज दिया गया, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो जब हमारे मतलब इनके रिपोर्ट को जब एनडीसी के पास भेजा जाता है तो जो इनकी रिपोर्ट थी, इनकी रिपोर्ट को हमारे एनडीसी ने क्या कर दिया, स्वीकृति दे दिया। तो इनके रिपोर्ट को एनडीसी ने क्या कर दिया, तो स्वीकृति दे दिया। एनडीसी ने स्वीकृति दे दिया। और आपको पता भी होगा कि अभी तक हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, त्रिस्तरीय पंचायतों को ही हम लोग देखते हैं। अब ये त्रिस्तरीय पंचायत क्या अनिवार्य है या अनिवार्य नहीं है, वो बातें हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया कि इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, सबसे पहले तो क्या कहा उसे देखते हैं। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, सबसे पहले कि कहा, देखिए भाई, कि सबसे पहले आप लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात की। फिर जो दूसरा बात कहा, इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। यानी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना करना। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की स्थापना कैसे होगी, इसका मतलब क्या होता है कि निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी। तो निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होने के लिए हमने क्या कर दिया, कुछ लेवल बना दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जिला पंचायत होना चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पर आपके पंचायत समिति होना चाहिए। एक मिनट, हमने क्या कहा कि आपके ब्लॉक लेवल पर क्या होना चाहिए, पंचायत समिति, और आपके आपके विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, तो ग्राम पंचायत होना चाहिए। फिर इन्होंने तीसरी बात क्या कही कि हमारे जो पंचायत होते हैं, पंचायतों को वास्तविक शक्तियां दीजिए, तभी तो ये अपना विकास कर पाएंगे। फिर इनके रिपोर्ट को कहाँ भेजा जाता है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी के पास भेजा जाता है। तो जब एनडीसी के पास इनके रिपोर्ट को भेजा जाता है तो एनडीसी ने क्या किया, इनके रिपोर्ट को स्वीकृति दे दिया। और आपको पता भी है कि आज तक हमारे यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति का ही जो रिपोर्ट है उसी को हमने क्या किया है, लागू किया है। लेकिन अब बलवंत राय मेहता समिति के अलावा भी कई सारी हमारी समितियां बनी थी, उसके बारे में बस थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो हमारी अगली समिति आती है वह कौन सी आ जाती है, आपकी अशोक मेहता समिति, यानी अशोक मेहता समिति। तो ये जो आपका अशोक मेहता समिति है यह कब बना था, जो आपका बलवंत राय मेहता समिति था वह तो आपके 1957 में बना था, लेकिन जो आपकी अशोक राय मेहता समिति है वह आपके 1977 में बनता है। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्स में इनका क्या पूछ लिया जाता है, वर्ष भी पूछ लिया जाता है कि कब यह बना था, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1977,
1977। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे अशोक मेहता की समिति थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या क्या बातें कहा। तो जब अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इन्होंने सबसे पहले किस चीज की बात की, जो पंचायतों का उन्होंने क्या किया था, त्रिस्तरीय मतलब पैटर्न बताया था। तो इन्होंने द्विस्तरीय पंचायतों की बात की। तो जो पहला रिपोर्ट है, देखिए इन्होंने अपने रिपोर्ट में इन्होंने अपने रिपोर्ट में द्विस्तरीय पंचायत द्विस्तरीय पंचायतों के गठन की बात किया। यानी हमने क्या कहा कि जो हमारे अशोक मेहता समिति थी, इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, इन्होंने सबसे पहली जो बात कहा, इन्होंने कहा कि ये जो आप त्रिस्तरीय पंचायत की बात कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए, त्रिस्तरीय नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए तो इन्होंने आपके द्विस्तरीय पंचायतों के गठन की बात की। यानी द्विस्तरीय का मतलब क्या होता है कि इन्होंने जो आपके ब्लॉक लेवल पर जो आपका पंचायत समिति होता है, इन्होंने ब्लॉक लेवल को समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो क्या कीजिए, आप एक ग्राम पंचायत बनाइए। आप एक क्या बनाइए, ग्राम पंचायत बनाइए। यानी विलेज लेवल पर क्या होना चाहिए, आपका ग्राम पंचायत होना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है हमारा विलेज लेवल पर, यानी विलेज लेवल पर। और इन्होंने जो आपका ब्लॉक लेवल पर जो हमारा पंचायत समिति था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। और इन्होंने क्या कहा कि हमारे कुछ 15 से 20 गांवों को मिलाकर और 15 से 20 हजार की जनसंख्या जिसकी हो, उसको हम लोग मिलाकर क्या कर दे, आपस में एक आपका मंडल यानी मंडल पंचायत बना दे। तो इन्होंने मंडल पंचायत की बात की। और जो दूसरा था, इन्होंने क्या कहा कि एक मंडल पंचायत बनाया जाए। यह मंडल पंचायत क्या था कि इन्होंने कहा कि 15 से 20 गांवों को आपस में मिलाकर हम लोग क्या कर देते हैं, एक आपका मंडल पंचायत बना देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो हमारा ब्लॉक लेवल पर जो हमारा पंचायत समिति था, इसका इन्होंने बात नहीं किया। अब इन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा। और इस रिपोर्ट की सबसे खासियत क्या हो जाती है कि इस रिपोर्ट ने ही पहली बार क्या कहा था, आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस रिपोर्ट ने इस हमारे समिति ने, रिपोर्ट ने नहीं, ठीक है, इस समिति ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने को कहा। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने को कहा। संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने को कहा। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हमारी कौन सी ऐसी पहली समिति थी जिसने क्या किया था कि आपके पंचायतों के संवैधानिक दर्जा की बात किया था, तो आपका वो समिति कौन सा आ जाता है, आपका अशोक मेहता समिति आ जाता है, जो कि 1977 में बना था। तो अशोक मेहता ने अपने रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया कि सबसे पहले तो इन्होंने आपके द्विस्तरीय पंचायत की बात किया। यानी सबसे जो आपका विलेज लेवल पर एक ग्राम पंचायत होना चाहिए और 15 से 20 गांवों को मिलाकर हम लोग एक मंडल पंचायत बना देते हैं, ठीक है। और इन्होंने ब्लॉक लेवल को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर यह जो आपकी पहली समिति होती है, यह जिन्होंने क्या कहा था, आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने को कहा था। अब इन्हीं दो हमारे जो समिति है यही इंपॉर्टेंट है और यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारी 3 और समितियां बनी थी, अब उसके हम लोग बस नाम को जान लेते हैं और उसके ईस्वी को जान लेते हैं कि वह समिति कब और कौन से ईस्वी में बनी थी। तो देखिए, जो हमारी तीसरी समिति आती है, वह क्या आ जाती है, आपके जे.वी.के. राव समिति। जे.वी.के. राव समिति, यह आपकी समिति कब बनती है, तो यह आपकी समिति है, यह आपके 1985 में बनती है। 1985
85 में बनती है। जो हमारी थर्ड समिति आती है वह सॉरी जो आपके 4 नंबर पे जो आपकी समिति आती है वह क्या आती है, एलएम सिंधवी समिति। एलएम सिंधवी समिति। एलएम सिंधवी समिति। ये जो आपकी एलएम सिंधवी समिति है यह कब बनती है समिति, यह कब बनती है तो आपके 1986 में बनता है। और जो हमारा लास्ट जो हमारे पंचायतों को लेकर जो हमारी समितियां बनी थी उसका नाम क्या है, थुंगन समिति। उसका नाम क्या है, थुंगन समिति। यानी यहाँ पे 5 नंबर पे कौन सी याद आती है हमारी, थुंगन समिति। थुंगन समिति, ठीक है। अब यह आपकी कब बनती है तो आपके 1989 में यह आपकी थुंगन समिति बनती है। अब इन तीनों समितियों के रिपोर्ट के बारे में नहीं देखना है कि इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या बातें कहा, तीनों ने लगभग अपने रिपोर्ट में सेम बातें कहा, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि हमारे पंचायत के विकास को लेकर हमारे यहाँ पे 5 समितियां बनती है। सबसे आपकी पहली समिति कौन सी बन जाती है, तो पहली समिति कौन बनती है भाई, तो यहाँ पे देखना है आपको पहली समिति कौन बनी, तो हमारी बलवंत राय मेहता समिति बनती है। फिर जो हमारी दूसरी समिति होती है वह कौन सी हो जाती है, आपकी अशोक मेहता समिति हो जाती है, जिसकी रिपोर्ट के बारे में हमने देख लिया। फिर जो हमारी तीसरी थी जेबी के राव समिति थी। फिर हमारी चौथी कौन थी, एलएम सिंधवी समिति थी। फिर आपकी 5वीं समिति कौन थी, तो थुंगन समिति था। लगभग अपने इन्होंने रिपोर्ट में एक ही बात कहा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आपके पंचायतों के संवैधानिकरण पे, यानी पंचायतों को कब हमारे संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था। तो पंचायतों का यहाँ पे लिख लीजिए, पंचायतों का संवैधानिकरण पंचायतों का संवैधानिकरण, यानी हमारे पंचायतों का कब संवैधानिकरण किया गया था उसके बारे में अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारे 3 सरकार थे, 3 सरकार में कैसे कैसे क्या चीजें हुआ उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो सबसे हमारा जो आपको पता होगा कि हमारा कोई भी बिल होता है, यानी अगर हमारा विधेयक है तो उसको एक्ट बनने के लिए यानी कानून बनने के लिए क्या होना पड़ता है, सबसे पहले तो आपके लोकसभा और आपके राज्यसभा में क्या होना पड़ता है, उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर हमारे लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत होने के बाद यह बिल आपका कहाँ जाता है, तो आपके प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब तक प्रेसिडेंट जो है इस पर सिग्नेचर नहीं करते तब तक वह बिल क्या होता है, एक्ट नहीं बनता है। तो वो सारी प्रोसेस तो आपको पता होगा, ठीक है, जो कि हमने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाया भी था। तो अब हम लोग आ जाते हैं कि कब इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो सबसे पहले जो हमारी सरकार आती है वह कौन आ जाती है, आपकी राजीव गांधी की सरकार आती है, यानी राजीव गांधी की सरकार। तो होता क्या है कि राजीव गांधी जो हमारे राजीव गांधी थे, जो कि हमारे देश के पीएम थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि हमारे पंचायतों को क्या कर दिया जाए, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाए। लेकिन यह बिल क्या होता है, आपका जो यह बिल था यह आपके लोकसभा में तो पारित हो जाता है, लेकिन आपके राज्यसभा में क्या होता है, पारित नहीं हो पाता है। तो यह क्या होता है कि लोकसभा में पारित मतलब जो हमारा विधेयक था, लोकसभा में पारित परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है, परंतु आपके राज्यसभा में क्या होता है, पारित नहीं हो पाता है, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है। और अभी हम आपको पीछे बता कर आए हैं कि किसी भी बिल को एक्ट बनने में क्या होना चाहिए, तो वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह जो आपका बिल है केवल लोकसभा में पारित होता है, परंतु राज्यसभा में क्या होता है, पारित नहीं हो पाता है। फिर हमारे यहाँ पे जो सेकंड जो हमारी सरकार आती है वह किसकी सरकार आती है, तो आपके बीपी सिंह की सरकार आती है, बीपी सिंह की
सरकार। अब ये जो आपकी बीपी सिंह की सरकार आती है, तो इसमें हमारे जो बीपी सिंह थे, इन्होंने क्या किया, सीएम सम्मेलन बुलाया। मतलब कुछ हमारे जो हमारे राज्य थे उनके कुछ मुख्यमंत्री को इन्होंने बुलाया हमारे पंचायतों पर बात करने के लिए। लेकिन जो आपका रिजल्ट आता है वह क्या आता है, कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो इन्होंने आपका सीएम सम्मेलन बुलाया, सीएम सम्मेलन बुलाया, लेकिन जो रिजल्ट आता है वह कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। बट नो रिजल्ट, यहाँ पर लिख लीजिए नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। फिर भी क्या होता है, आपका जो पंचायत है उसे संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हो पाता है। अब जो हमारी तीसरी सरकार आ जाती है, वह किसकी आ जाती है, तो हमारे नरसिम्हा राव की आ जाती है। जो हमारी तीसरी सरकार थी वह किसकी थी, आपके नरसिम्हा राव की आती है। तो आपके नरसिम्हा राव की सरकार में ही क्या किया जाता है, हमारे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। अब जब आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना था, तो कोई ना कोई तो संशोधन हुआ होगा, और किसी न किसी ईस्वी में हुआ होगा। तो आपके पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वह आपके 73 यानी 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1991 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया, दर्जा प्राप्त कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसके सरकार में हमारे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया था, तो हमारे कौन सरकार थे, तो नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव के समय पर ही क्या होता है, आपका 73वां संविधान संशोधन 1991 में किया जाता है, और पंचायतों को क्या कर दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है। और इसे हमारे किस अनुसूची में रखा गया, तो इसे आपके अनुसूची 11 में रखा गया, आपके 11 में रखा गया। और हमारे पंचायतों को कितने सारे सब्जेक्ट्स दिए गए, यानी कितने विषय ऐसे हैं जिस पर पंचायत क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो पंचायतों को 29 सब्जेक्ट दिया गया, यानी 29 विषय दिया गया, 29 सब्जेक्ट दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो भी थोड़ा सा पंचायतों के बारे में जो जानकारियां थी, जो कि जरूरी थी और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती थी, उसको हमने देख लिया। अब आपके पंचायत के सदस्य, मतलब जो आपका पंचायत है उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, उसकी संरचना कैसी है, उसके सदस्यों का और उसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, कार्यकाल क्या होता है, आरक्षण की बात हम लोग करेंगे। वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि आपका जो क्लास है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जो हम आगे बात बताएंगे वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आपको बता दें कि पंचायती राज हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारा लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। हमने आपको बताया कि हमारे शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें निचले स्तर पर लोगों की भागीदारी होती है, उसे स्थानीय स्वशासन कहते हैं। सारा हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे शासन की कुछ व्यवस्था ऐसे है। सबसे टॉप पर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमारी स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आपके स्टेट के नीचे आपकी लोकल गवर्नमेंट आ जाती है। फिर वो हमने सारी बातें बताई कि हमारी जब संविधान सभा बन रही थी, तो उस समय आपके पंचायत को लेकर 2 विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। वो सारी विचारधारा क्या थी, वो हमने आपको बता दिया। फिर हमने आपको बताया कि हमारे पंचायत का विकास कैसे होता है, यानी पंचायतों के विकास के बारे में हमने बताया कि सबसे पहले 1952 में सामुदायिक विकास से क्रम स्टार्ट किया गया। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया। फिर हमने आपको कहा कि फिर इनके कार्यों की समीक्षा के लिए हमारे नेहरू जी ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। फिर हमारे 5 ऐसे करके समिति बनते हैं, और फिर लास्ट में किसके सरकार में आपके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया जाता है, वो सारी बातें हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।